नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मध्यकालीन इतिहास के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को जो है देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को देखे थे और ये आपका पार्ट 1 है। इसमें 50 प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो ये है आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो पहला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अलप्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपाल ने। जयपाल यह हिंदू शाही वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसने गजनवी वंश के शासक अलप्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया तथा इनका विरोध किया और 977 ईस्वी में अलप्तगीन का दास सुबुक्तगीन ने इस पर आक्रमण किया तथा कुछ भाग पर विजय प्राप्त की और सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने जयपाल को ही पराजित किया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिद्दा या फिर डिड्डा कहा जाता है। महमूद गजनवी के साथ संघर्ष के समय कश्मीर में लोहार वंश की राजकुमारी तथा उत्पल वंश की शासिका दिद्दा थीं। अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर रानी दिद्दा ने 2 बार गजनवी को युद्ध में पराजित किया तथा भारत में प्रवेश करने से रोका। पराजित होने के पश्चात गजनवी ने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में जो है प्रवेश किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित मंगोल शासकों पर विचार करें। पहला है चेंगिज खां, दूसरा है काबुल खान, तीसरा है कुबलाई खान। तो कौन सा विकल्प उनके सही कालानुक्रमिक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ जो है आपका कि चंगेज खान यानी कि चंगेज खान जो है सबसे पहले हो जाएगा। चंगेज खान का जो शासनकाल रहा वो 1206 से लेके 1227 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जो है चंगेज खान के बाद आए ओगताई खान। ओगताई खान 1229 से लेके 1241। तो ओगताई खान जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर जो है ओगताई खान के बाद आए थे गुयूक खान, उसके बाद जो है मोंगके खान और उसके बाद सबसे लास्ट में जो आए थे वे थे कुबलाई खान। कुबलाई खान का जो शासनकाल रहा 1260 ईस्वी से लेके 1294 ईस्वी रहा। तो यहाँ जो है काबुल खान जो है ये खान जो था, मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के द्वारा मध्य एशिया में की गई थी और खान जो था ये मूलतः मंगोलियाई उपाधि थी जिसे मंगोल शासक धारण करते थे। तो यहाँ जो है आपका देखा जाए तो 1, 2, 3 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। काबुल खान जो है ये कोई मंगोल शासक नहीं थे। चंगेज खान जो पहला मंगोल शासक था, उसके बाद आए ओगताई खान, उसके बाद जो है गुयूक खान, फिर मोंगके खान और लास्ट में जो सबसे आए वह कुबलाई खान थे। अगला जो प्रश्न है वो आपका, भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने निम्नलिखित में से किस बात का प्रदर्शन नहीं किया था? तो वह था अस्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का। महमूद गजनवी यामिनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। भारत में इसने 17 बार, कितनी बार? तो 17 बार आक्रमण किए तथा आक्रमण के दौरान उसने अस्थायी संस्थानों की क्षमता निर्माण का प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि उसके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य जो था वह था धन प्राप्त करना। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था? तो वह था भीम द्वितीय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चालुक्य शासक भीम द्वितीय अपने वंश का अंतिम महान शासक था। उसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का नाम था मुइजुद्दीन खान। मोहम्मद गोरी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मुइजुद्दीन था कि आक्रमण को विफल कर दिया और 1187 ईस्वी में उसने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को भी जो है पराजित किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? तो वह था कोकल्ला द्वितीय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी ने मथुरा शहर के में अनेक सुंदर और भव्य मंदिर होने की पुष्टि की है। इसके अनुसार इसकी भव्यता का वर्णन जो है करने में सभी लेखकों की कलम और चित्रकारों की कूच बेकार हो जाएगी। उसने महमूद के मथुरा आक्रमण के पश्चात कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ने पर कोकल्ला द्वितीय द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की जानकारी दी है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है वो आपका तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका संसाबनी, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सेलजुक, उसके बाद जो है गुज और करलुग आदि जो है ये सभी तुर्की जनजातियां हैं, जबकि संसाबनी ये आपका अफगानिस्तान का एक राजवंश है तथा संसाबनी एक प्रकार के सिक्के का भी नाम है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है इसमें तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है। बाकी सेलजुक, गुज और करलुग ये सभी तुर्की जनजातियाँ हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है आपका महमूद गजनवी, तीसरा तैमूर, चौथा है चंगेज खान। तो कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है यहाँ। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद जो है दूसरे पर आ जाएंगे महमूद गजनवी, फिर जो है तीसरे पर जो है आ जाएंगे चंगेज खान और लास्ट में सबसे जो है तैमूर। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 यानी कि आपका आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। भारत पर पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वह आपका 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था और कासिम के आक्रमण के समय जो है सिंध का शासक जो था वह था दाहिर। ये भी जो है प्रश्न पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर आक्रमण के समय जो है वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। अगला जो प्रश्न है वह आपका कि मुरुज ले जहाब का लेखक कौन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। मुरुज ले जहाब के लेखक जो थे वह अलमसूदी थे। अगला प्रश्न है अब कि सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? तो यह खराज कहलाता था। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर खराज कहलाता था और सिंध विजय के बाद जो है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक जो था वह था मोहम्मद बिन कासिम। ये भी जो है याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। और अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण उसने मुल्तान को जो है स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा था और भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो वह है चचनामा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा, जिसको फतहनामा भी कहा जाता है, चचनामा या फतहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रमाणिक स्रोत है। यह पुस्तक भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है और ताजुल मासिर, जिसकी रचना ताजुल मासिर जो ऑप्शन में दिया गया है, जिसकी रचना हसन निजामी द्वारा की गई थी। 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है और हसन निजामी ने अपनी इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन व अनुशासन और इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का वर्णन किया है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ताजुल मासिर किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो यह हसन निजामी के द्वारा जो है लिखा गया है, हसन निजामी। अगला जो प्रश्न है आपका, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो यह है आपका सिंध। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, फतहनामा ग्रंथ का संबंध है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, अरबों की सिंध विजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? तो ये अभी पहले बताया गया है कि सिंध
के जो है इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है ये। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। यह आपका 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ और अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? तो यह उद्भांडपुर में स्थित थी। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। महमूद गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वह 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश पर हुआ। यहाँ की राजधानी बैहंद जिसको उद्भांडपुर भी कहा जाता है। हिंदू शाही वंश का शासक जो था वह था जयपाल। हिंदू शाही राजवंश का जो शासक था वह जयपाल था तथा इसका राज्य पंजाब से सिंध तक फैला था और पेशावर के पास जयपाल और महमूद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और जयपाल ने स्वनिर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो अभी जो है बताया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, जयपाल। जयपाल के बाद जो है इसका बेटा आनंदपाल शासक हुआ था। ये जो है याद रखिएगा, जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल शासक बना था। अगला जो प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया? तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, जयपाल ने ही। अगला जो प्रश्न है आपका, जयपाल किस वंश से संबंधित थे? तो जयपाल जो है आपका ये शाही वंश से संबंधित था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हेनरी इलियट एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनका नाम जो है याद रखिएगा, हेनरी इलियट के अनुसार जो है महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक के बीच जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया और अधिकांश विद्वान हेनरी इलियट के इस मत का समर्थन करते हैं। तो और महमूद गजनवी की सेना में जो है आपका अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू सैनिक शामिल थे। ये भी जो है याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महमूद गजनवी की सेना में कौन कौन शामिल थे? तो अरब शामिल थे, इसमें तुर्क शामिल थे, उसके बाद जो है अफ़गान शामिल थे, अफ़गान और हिंदू सैनिक भी इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न आपका, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर अपने दूसरे आक्रमण 1001 ईस्वी के समय में हिंदू शाही राजा जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया था। अगला जो प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय यह प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है और सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक जो था वह था कुमार गुप्त। हर्षकाल में नालंदा को पूर्ण राज्य की संरक्षण मिला, जिसके परिणाम स्वरूप यह जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया और हर्ष ने लगभग 100 ग्रामों की आय इसके निर्वाह के लिए दिया और 11वीं शती से पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राज्य की संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिसे नालंदा का महत्व जो है घटने लगा था। अगला जो प्रश्न है आपका, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। 1193 से लेकर 1203 ईस्वी के मध्य नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी और यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन, ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है और यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था।
ये प्रश्न भी जो है आपका पूछा गया है कि नालंदा बौद्ध धर्म के किस जो है शाखा से संबंधित है, तो महायान शाखा से जो है नालंदा संबंधित है। अगला जो प्रश्न है आपका, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो फिरदौसी जो है सुल्तान महमूद के दरबार की जो है शोभा बढ़ाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। महमूद गजनवी यह शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामिनी या फिर तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी, जो कि तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक, बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी और खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसूरी विद्वान असजदी और फारूकी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये भी जो याद रखिएगा, शाहनामा, ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो वह है फिरदौसी। कौन है? तो फिरदौसी हैं शाहनामा के लेखक। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि फिरदौसी किसके दरबार में की शोभा बढ़ाते थे? तो वह सुल्तान महमूद के दरबार की जो है शोभा बढ़ाते थे। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है? तो यह है फिरदौसी को ही। फिरदौसी को ही जो है फारसी का होमर कहा गया है। फिरदौसी यह मध्यकाल का महत्वपूर्ण विद्वान था। यह महमूद गजनवी के दरबार में था और इसने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें शाहनामा जो है प्रसिद्ध है। तो यदि पूछा जाए कि फिरदौसी द्वारा रचित जो है पुस्तक कौन सा है, तो वह है शाहनामा। अगला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से होगा। सबसे पहले मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और उसके बाद जो है कन्नौज में। महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह दाऊद के विरुद्ध अपना चौथा आक्रमण किया था 1005 ईस्वी में, और थानेश्वर पर यह 1012 से 1013 के ईस्वी के बीच जो है आक्रमण किया, और कश्मीर में 1014 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। मथुरा तथा कन्नौज पर 1018 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। अतः महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्रम जो है वह मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपका, निम्नलिखित में किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? तो वह था विद्याधर ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल शासक जो था वह था विद्याधर, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका जो है कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्धस्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया और महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, और मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है बताया। अगला प्रश्न है आपका, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया था? तो यह जयचंद को जो है पराजित किया था। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था, और चंदावर जो कि वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर जो है यह स्थित है। अगला प्रश्न है अब आपका, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का था? तो जयचंद जो है अभी बताया गया है गहड़वाल वंश से संबंधित। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था? तो यह था जयचंद। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 1194 ईस्वी में। और दोस्तों जो है आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि आपको पर डे के हिसाब से 17 रुपये पड़ेंगे। यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये पड़ेगा।
यहाँ आप देख सकते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कराया जाता है, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध है। फिर जो है आप लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस के अनुसार जो है फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराया गया है, यानी कि आप एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप ईएमआई के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। और जो है आपको कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर यूपीपीएससी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। यूपीपीसीएस न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग एवरी वेडनेसडे, यानी कि प्रत्येक बुधवार को जो है यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होता है। यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीएसआई का बैच जो है स्टार्ट है। बीईओ, आरओईआर और लेखपाल, ये सभी बैच जो है अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स फॉर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो आपको जो है पढ़ाएंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन जो है लेंगे तो यदि रेफरल कोड हमारा आप यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 10% तक जो है छूट मिल जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला प्रश्न है आपका कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो यह था सुबुक्तगीन। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यह अलप्तगीन का पुत्र सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे जो है पराजित किया था। अगला प्रश्न है अब झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो वह था आनंद पाल। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 1008 और 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। इस समय पंजाब में आनंद पाल जो है शासक था। आनंद पाल ने एक संघ बनाया जिसमें दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर के से सैनिक सहायता मिली और वहंद के पास झेलम नदी के तट पर आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ जिसमें आनंद पाल पराजित हो गया और वहां से वह भाग गया। और अगला प्रश्न है तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ था? तो वह है फारसी भाषा का। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत में फारसी भाषा का विकास यह तुर्क मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। अगला प्रश्न है आपका तारीख़-ए-हिंद पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो वह था अलबरूनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका किताबुल हिंद का लेखक कौन था? तो किताबुल हिंद के लेखक जो थे वह थे ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा अलबरूनी। किताबुल हिंद याद रखिएगा या तारीख़-ए-हिंद के लेखक जो थे वह थे अलबरूनी। तो दोनों याद रखिए किताबुल हिंद और तारीख़-ए-हिंद भी। तारीख़-ए-हिंद और किताबुल हिंद के लेखक जो थे वह थे अलबरूनी। अगला प्रश्न है आपका तहकीक-ए-हिंद के लेखक जो है कौन है? तो तहकीक-ए-हिंद के भी लेखक जो हैं वह अलबरूनी हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा किताबुल हिंद की। अलबरूनी द्वारा जो पुस्तक जो है लिखा गया है वह है किताबुल हिंद। ये जो है आपका और तारीख़-ए-हिंद भी जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। तारीख़-ए-हिंद और किताबुल हिंद या फिर जो है आपका तहकीक-ए-हिंद, ये सभी जो यदि दिया रहे तो उसके लेखक जो हैं अलबरूनी हैं। अगला प्रश्न आपको मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। वह 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध
में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का मार्ग तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद जो है प्रशस्त हो गया था। तो तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था वह आपका 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुआ था। और तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हुए थे। और मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था भारत पर, यानी कि वह 1175 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण किस प्रांत में? तो मुल्तान प्रांत में हुआ था। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले जो पराजित किया था वह भीम द्वितीय ने पराजित किया था 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय, इन्होंने मोहम्मद गोरी को जो है पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ जो है आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, आनंद पाल ने किया था। कौन किया था? आनंद पाल ने। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व यह जयपाल के पुत्र थे आनंद पाल, ये जो कि हिंदू शाही वंश के शासक थे, इन्होंने किया था। और 1009 ईस्वी में दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर की सेनाओं ने आनंदपाल के नेतृत्व में वैहंद के पास महमूद गजनवी की सेना से मुकाबला किया था, जिसमें संयुक्त सेना पराजित हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो इसके पहले जो है बताया गया है आपको मुल्तान, ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी द्वारा जो है सर्वप्रथम आक्रमण जो किया गया था वह मुल्तान प्रांत में किया गया था, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में आपका हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था आपका दिल्ली और पूर्वी राजस्थान दोनों। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह दिल्ली व पूर्वी राजस्थान था। इस युद्ध के पश्चात गोरी ने दिल्ली को भी जीत लिया था। अगला प्रश्न है, अब मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? तो यह खोखरों के द्वारा मारा गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब में खोखर जाति ने सुल्तान के सूबेदार को परास्त करके लाहौर को जीतने का प्रयत्न किया। इस कारण 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया और झेलम और चिनाब नदी के बीच उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। यह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और ऐबक के ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण ही गोरी की जो है विजय हो सकी। खोखरों की निर्दयता से कत्ल किया गया। उसके पश्चात गोरी लाहौर पहुंचा और वहां व्यवस्था स्थापित करके गजनी वापस चल दिया। मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी पर कुछ व्यक्तियों जो कि खोखर जाति से संबंधित थे ने अचानक आक्रमण करके जो है 1206 ईस्वी को उसका कत्ल कर दिया था। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुआ था। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गोरी की हत्या की थी? तो इसके पहले अब है बताया गया है कि खोखरों के द्वारा। सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ जो है कलमा जो कि अरबी में खुदा हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा।
अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था? तो वह था मोहम्मद इब्न शाम। मोहम्मद इब्न शाम का जो नाम था वह मोहम्मद गोरी भी था। मोहम्मद गोरी का ही नाम जो था मोहम्मद इब्न शाम भी था। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वह थे महमूद गजनवी। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी के द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख व संस्कृत भाषा जो कि देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था आपका अवयक्त मेकम मुहम्मद अवतार नुरुपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था व्यक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संबतो 418। यानी कि चांदी के इस सिक्के जो कि दिरहम कहलाता था का वजन जो था वह 3.0 ग्राम था। तो ये जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस यहाँ जो है आपको याद रखना है कि किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो वह था महमूद गजनवी। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो है पहला सेट, जिसमें हम लोगों ने करीब 50 प्रश्न को जो है 49 प्रश्नों को देखा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको अन्य जो है विषयों के वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो है अकेडमी पर यूपी पुलिस और जेल वार्डर के लिए रिवीजन बैच आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका 2 नवंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर।